हाय सैपियंस। सन है 1862। इस सन में बर्मा जो एक मुल्क है बहुत मशहूर। इस मुल्क के एक शहर जिसका नाम रंगून है, वहाँ की एक बहुत मशहूर तारीखी इमारत के अहाते में एक जनाजा अदा किया गया। इस जनाजे के बारे में तारीखदान लिखते हैं अपनी किताबों में कि एक बहुत ही मुख्तसर जनाजा था। फौत होने वाले के ख़ानदान के अलावा इस जनाजे में और कोई शरीक नहीं हुआ। और जो उधर के अंग्रेज़ अफसर थे जो इस निगरानी कर रहे थे जनाजे की, जब ये जनाजा अदा कर लिया गया तो दफनाते वक्त उन्होंने उस लाश के ऊपर, मैयत के ऊपर सब कुछ केमिकल भी डाल दिया ताकि वो लाश जल्दी गले सड़े। और उस लाश को दफनाते वक्त उन्होंने उस जगह को भी बिल्कुल सीधा कर दिया ऊपर से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे किसको दफनाया गया है और कौन सी जगह पे दफनाया गया। ये जनाजा था बर्रे सगीर की सबसे ताकतवर सल्तनत, मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह जिनका नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था, उनका जनाजा था। कौन थे ये अबू ज़फ़र? क्या इनसे ऐसी गलतियां और कोताहियां हुई और क्या इनके खिलाफ इनके दौर में साजिशें की गई कि सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत का खात्मा ही हो गया हमेशा के लिए? तो चले आए आज मेरे साथ मुग़ल सल्तनत का खात्मा देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सन 1775 में। ये वो ज़माना है जिस ज़माने में मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे जिनका नाम था अकबर शाह दोम। तो 24 अक्टूबर वाले दिन इसी सन में उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने रखा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद। तो ये 1775 ये वही साल है जिसके बारे में तारीखदान अपनी किताबों में लिखते हैं कि इस ज़माने में मुग़ल सल्तनत की कोई भी ताकत नहीं थी रही हुई, कोई पहुंच नहीं थी रही, और सिर्फ दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसको आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, सिर्फ उस इलाके तक इनकी ताकत महदूद रह गई थी सिर्फ। इसी वजह से उस ज़माने में अक्सर इस सल्तनत को दिल्ली की सल्तनत के नाम से भी लिखा जाता था और बोला भी जाता था। तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी रह गई, सिर्फ दिल्ली के इलाके तक रह गए हुए थे ये लोग। तो जो तारीखदान अपनी किताबों में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि जी जो बादशाह अकबर थे ये वो वाले बादशाह नहीं है जलालुद्दीन अकबर, वो और थे, ये तो उनके बाद में आए थे। तो इनके बारे में तारीखदान लिखते हैं कि इनके दो बेटे थे असल में। एक अबू ज़फ़र थे, ये बड़े बेटे थे इनके, और फिर इनके एक छोटे बेटे भी थे जिनका नाम था मिर्ज़ा जहांगीर। तो तारीखदान ये लिखते हैं कि जो बादशाह अकबर थे ये अपने छोटे बेटे को तरजीह देते थे तख्त के लिए, बड़े बेटे को ये तरजीह नहीं देते थे। उसकी वजह ये थी जो छोटे बेटे थे वो बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ थे ज़रा दिमाग में, जो लिखा जाता है तारीख़ में। लेकिन ये चीज़ अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि जो ये मिर्ज़ा जहांगीर थे, शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर, ये असल में फितरतन बहुत बागी किस्म के इंसान थे और अंग्रेज़ों से बहुत सख्त नफ़रत करते होते थे। और इनकी इस नफ़रत की वजह से ही इनको ये बहुत महंगा पड़ा इनका काम। यहाँ तक बोला जाता है कि जो अकबर बादशाह थे इन्होंने अपने छोटे बेटे को तख्त के लिए तरजीह देते थे तो इनको अपनी ज़िंदगी में वली अहद शहज़ादा नामज़द कर दिया था कि मेरे बाद ये तख्त संभालेंगे। अब ये चीज़ तो अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि उनको तो कोई ऐसा चाहिए था जो उनके हक़ में होता। तो इसके लिए एक तारीख़ में जो वाक़या लिखा जाता है वो ये हुआ कि कुछ अंग्रेज़ों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मिर्ज़ा जहांगीर जौन से हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए। और एक वाक़या लिखा जाता है कि उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसर आए हुए थे महल में, उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसका नतीजा ये निकला कि उधर के जो सबसे बड़ा अंग्रेज़ अफसर था वो तो बच गया उसमें, लेकिन उसके जो छोटे अफसरान थे वो मारे गए इस वाक़े में। अब इस वाक़े का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने बादशाह के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप इस शहज़ादे को इसी वक्त मुल्क बदल करें, निकालें यहाँ से। तो बादशाह ने बिल्कुल यही कर दिया, उन्होंने वली अहद का ओहदा भी छीन लिया उनसे और उनको हमेशा के लिए निकाल दिया मुल्क से। इस तरह से जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम अबू ज़फ़र मैंने बताया, उनके लिए तख्त का रास्ता साफ़ हो गया था बिल्कुल। और फिर 1837 में जो से अकबर बादशाह थे ये इस दुनिया से चले गए और उनके बाद ही उसी साल जो दिल्ली का सबसे मशहूर किला है, लाल किला जिसे बोला जाता है, वहाँ पे इनकी तख्त पोशी हुई। और इस तरह से अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद, जिनको बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से भी जाना जाता है, वो मुग़ल बादशाह बने, आखिरी मुग़ल बादशाह। तो इनके दौर के बारे में लिखा जाता है कि जो तारीख़ में लिखा जाता है कि वो काफ़ी शुरुआती सालों में अपने काफ़ी पुरअमन दौर था और काफ़ी तरक्की भी की थी इस दौरान मुग़ल सल्तनत ने अपने हर लिहाज से। लेकिन फिर इनके दौर में जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ था वो था सन 1857 में, मई के महीने में शुरू हुआ था यह काम, जब उधर के कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
उसके कुछ सिपाही जो इधर की भर्ती थे, ये इधर बड़े सगीर की भर्ती थे, वो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। और देखते ही देखते ये बगावत दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के तमाम शहरों में फैल गई और बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में शुरू हो गई। और ये बगावत आहिस्ता आहिस्ता पूरे बड़े सगीर में फैल गई। तो इस बगावत में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ लोगों को। रातों रात जो सिपाही थे सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बागी सिपाही, वो दिल्ली में दाखिल हुए और वहाँ पर जितने भी अंग्रेज़ मौजूद थे उन सबका कत्लेआम शुरू कर दिया। और इस तरह से मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। अब अंग्रेज़ों ने तो ज़ाहिर सी बात है इसका जवाब देना था। तो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनके पास असला भी बहुत ज़्यादा था और जदीद भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा फिर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। और जैसे ही उन्होंने वो सिपाही जो थे उन्होंने ये बगावत शुरू की, तो बगावत शुरू करते ही उन्होंने कहा कि हम सब ये काम कर रहे हैं मुग़ल बादशाह के कहने पे और उनके लिए कर रहे हैं, और अब हम बड़े सगीर अंग्रेज़ों से वापस हासिल करना चाहते हैं। तो फिर जब जंग शुरू हुई तो फिर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। और ये जो से लोग थे, ये सिपाही थे, ये सारे, ये उनका मुकाबला ही नहीं कर सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी अंग्रेज़ों के पास, मुकाबला ही ना हो सका उनका। तो फिर जब ये ख़त्म हुई जंग, तो जो बादशाह थे, जो अबू ज़फ़र थे, बहादुर शाह ज़फ़र, इनको अपने तमाम बच्चों समेत बेटे थे जितने भी उनके, गिरफ़्तार कर लिया गया। और इनके सबसे बड़े बेटे के बारे में तारीख़ में लिखा जाता है कि इनको तो उधर ही जो सा दिल्ली का लाल किला है उसके दरवाजे भी गोलियां मार कर उनको शहीद कर दिया गया था हमेशा के लिए। और उस दरवाजे का नाम वो खूनी दरवाजे के नाम से बढ़ गया था। फिर इस तरह से ये बगावत ख़त्म हुई और बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर दिल्ली के लाल किले में ही बगावत का मुकदमा चलाया गया। ये तारीख़ का पहला मुकदमा था जो उस किले में चलाया गया था। इससे पहले कोई मुकदमा नहीं था चलाया गया वहाँ पे। इस मुकदमा चलाया गया और चंद माह के अंदर उस मुकदमे का फ़ैसला भी सुना दिया गया। और सज़ा के तौर पर इनको ये सज़ा सुनाई गई कि उनको अपने तमाम बच्चों समेत हमेशा के लिए वहाँ से निकाल दिया जाएगा, बड़े सगीर से, और उनको बर्मा में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे इनका ये जनाजा जो शुरू में मैं आपको बता रहा था वहाँ पे अदा किया गया था। तो जो बर्मा के रवानगी से पहले इनकी ये आखिरी तस्वीर थी, और इनके ये बच्चे और ये इनकी बीवी थी जो उस वक्त मौजूदा, ये इनकी आखिरी तस्वीर थी जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये उनकी रवानगी से पहले बड़े सगीर से उनकी आखिरी तस्वीर थी। उसके बाद ये बर्मा में भेज दिया गया इनको सज़ा के तौर पर, और वहाँ पे इनका आखिरी सांसें इन्होंने ली 1862 में, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। और इस तरह से बड़े सगीर की एक सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत का खात्मा हो गया हमेशा के लिए। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भी खात्मा कर दिया गया हमेशा के लिए। और बरतानिया ने डायरेक्ट बड़े सगीर के ऊपर राज करना शुरू कर दिया, जिसको बरतानिया राज के नाम से भी जाना जाता है तारीख में। ये था मुग़ल सल्तनत का खात्मा, ये था मुग़ल सल्तनत का ज़वाल। लेकिन हाँ, इस सल्तनत की एक शुरुआत भी है, बहुत अजीम और शान और ताकतवर शुरुआत। अगर वो आप देखना चाहते हो तो ये रही वीडियो, ज़रूर देखिएगा इसको, और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।